नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट में सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बजट घोषणा, कृषि, सड़क, पेयजल और विद्युत आपूर्ति, मौसम बीमारी, संपर्क पोर्टल, ई फाइलिंग, निस्तारण समय आदि की जिला में प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बत्ती लाल मीणा, कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त तरुण जैन, विकास अधिकारी जौहरी लाल ओडीके और ऐप के प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिया। वहीं ओडीके ऐप पर आने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देशित किया गया। गंगापुर सिटी से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के जावर में परवन नदी में बना एनीकेट 2 विभागों के मझदार में फंस गया है। विभागों की लापरवाही ये है कि अब एनीकेट में गेट नहीं लग सके हैं, जबकि हर साल अक्टूबर के महीने में एनीकेट के गेट लगाए जाते रहे। ग्रामीणों की माना जाए तो परवन नदी में बने एनीकेट को करीबन 18-19 साल हो गए। तब से ही पीएचईडी विभाग के अधीन में था। तब से पीएचईडी विभाग के एनीकेट के गेट लगाकर पानी को रोकते थे, लेकिन इस साल एनीकेट के गेट नहीं लगने से परवन नदी में दिनों दिन पानी की आवक कम होती जा रही है, जिससे आने वाले समय परवन नदी में पानी सूख जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को पानी के लिए भटकने को मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इस साल भी सिंचाई विभाग व पीएचईडी विभाग की लापरवाही खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है। झालावाड़ से सद्दाम खान की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या मामला है बजरंग जी एनीकट वाला? सर यही समस्या है। पहले आज से 1 महीना पहले गेट लग जाता था और अभी तक गेट नहीं लगा। पानी अब लगभग मान लो कि 1 फीट का लमसम जा रहा है, अभी आधा फीट मान लो और भी। तो हमारे 20 गाँव के समथिंग में तो पीने का पानी जाता है और लगभग 20-25 गाँव में सिंचाई होती है इससे। अगर ये 1-2 दिन में फाटक नहीं लगे तो मान लो डांडा मनक सब प्यासा मरेंगे और अब अनाज भी कैसे कम पाएंगे। तो पहले कौन लगाते थे ये? पहले पीएचडी लगाती थी। तो पीएचडी से बात नहीं करी क्या? पीएचडी से बात करी सर। पीएचडी वाले बोलते हैं कि हमने तो हमारा बड़गांव से पानी आ रहा है और सिंचाई विभाग के थ्रू कर दिया हमने। तो सिंचाई विभाग वालों से बात की या नहीं किया? उनसे भी बात की, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप भी मिलकर लगा लो, हम क्या करें इसमें। अच्छा। और इसके अलावा हम एमएलए साहब के पास गए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ आगे बात। अभी तो कोई जवाब नहीं है सर। 8 दिन हो गया। 8 दिन जितना लेट और उतनी पानी की समस्या है। पानी सर ये तो 4 दिन में तो सूख ही जाएगा। अच्छा। मुकेश। कहाँ, कौन से गांव के हो? जावरी गई। ये क्या एनीकट वाला की समस्या है आपकी? समस्या गई शिकायत तो सारे बोल दी पर कोई भी क्या नहीं। शिकायत लिखी आपने? किसको लेके शिकायत? क्या मामला है पूरा? मतलब जैन साहब से सबसे कह दी, एमएलए साहब से कह दी। माने क्या कहा? मैंने कि एमएलए साहब के पास चल के जा भाई साहब, मैंने कि माँ का तो पानी की समस्या आ रही तो यार गाँव वालों मिलकर लगा लो। तो गाँव वालों मिलकर तो कौन लगाओ दीपावली में, वो तो पानी निकास तो होता जा रहा है। अब पूरा मतलब न्याय से लेके बुलनी खेड़ी देवमरहर तक भी मतलब पूरी बांस का पूरी समस्या है पेड़ तक। तो इससे एनीकट से पीने का पानी भी सप्लाई होता है क्या? हाँ, पूरे पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। पूरी टंकी खजूरी बने ओरिजिनल वहाँ तक जा रही, टेट वहाँ तक। तो ये एनीकट है जो गेट क्या दीपावली के पहले रुकते थे या बाद में रुक जाते थे? नहीं दशहरा के पहले नोरता का लगभग रुक जाता है। दशहरा के पहले 2-4 दिन बाद या 2 दिन लेट यही होता। अगर गेट नहीं लगे तो कहीं ना कहीं समस्या ही है। पूरी समस्या वैसा पूरा मनक भी प्यासा है तो डंडा प्यासा भूखा पेट ही कैसे भरेगा। अच्छा। फसल में भी पानी की समस्या है? हाँ, फसल में पानी की समस्या पूरी सूखेगी हो तो। अच्छा। क्या मांगे आपकी सरकार से? मांग तो ये गेट लग जाए हमारे, समस्या का समाधान हो जाए। हाँ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष व अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी 4 देशों की यात्रा पर दिल्ली से सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। देवनानी ऑस्ट्रेलिया से आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवंबर तक होगी। ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के पोस्ट कॉन्फ्रेंस स्टडी टूर के तहत इंडोनेशिया, सिंगापुर और जापान भी जाएंगे। इस अध्ययन यात्रा के दौरान देवनानी इन देशों में भारत के राजदूतों से मुलाकात भी करेंगे। स्पीकर देवनानी इन देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करेंगे और संसदीय प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस अध्ययन यात्रा से राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को नई दिशा भी मिलेगी। देवनानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत क्षेत्र की कार्यकारी समिति के सदस्य भी हैं। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। बानसूर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ऐसी घटना रामपुर क्षेत्र के गांव आशा का बास में सामने आई है,
जहां बीती रात को एक सूने मकान में चोरी की नियत से चोर मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और संदूक का ताला तोड़कर सामान को बिखेर दिया। इसी दौरान एक पड़ोसी की नींद खुल जाने पर उसे मकान के अंदर कुछ आवाज आने की भनक लगी तो उसके आसपास के लोगों को जगाया। इसी दौरान पड़ोसियों के जागने की भनक लगते ही चोर मकान की छत कूदकर फरार हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि गुड्डू शर्मा अपने परिवार के साथ जयपुर में रहते हैं और पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़ दिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ सोमवार को गुलाबी नगरी से मुंबई के लिए रवाना हो गए। दिलजीत सांगनेर एयरपोर्ट पर लाल पगड़ी और ब्लैक टी शर्ट पहने हुए दिखे। टी शर्ट पर लाल रंग में जयपुर लिखा हुआ था। उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट पर टी शर्ट पर लिखे जयपुर की तरफ से इशारा करते हुए इस शहर के प्रति अपने प्यार को दर्शाया। उन्होंने कहा कि जयपुर से बहुत प्यार मिला है, वे इस प्यार को कभी भुला नहीं पाऊंगा। जयपुर एयरपोर्ट पर दिलजीत को देखने वालों की भीड़ लगी रही, जहां एयरपोर्ट के अंदर स्टाफ ने भी एक लाइन बनाकर दिलजीत दोसांझ का स्वागत किया, जिसका दिलजीत ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि रविवार को जेईसीसी में दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था और इससे उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया था। इस दौरान दिलजीत सिटी पैलेस में रॉयल डिनर के लिए भी पहुंचे, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी व जयपुर के महाराजा पदनाम सिंह ने उनका रॉयल वेलकम किया। जयपुर घूमने के साथ उन्होंने यहां अपनी आने वाली एक फिल्म का गाना रिकॉर्ड भी किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आसीन नगर पालिका में प्रथम महिला अधिशासी अधिकारी के रूप में नीलू गुर्जर ने पदभार ग्रहण किया। नीलू गुर्जर का गुलाबपुरा से आसीन नगर पालिका में स्थानांतरण हुआ है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी नीलू गुर्जर ने बताया कि नगर पालिका के विकास के लिए कई नई योजनाएं और परियोजनाएं शुरू करने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, विद्युत, सड़क, स्ट्रीट लाइट और पालिका क्षेत्र में आ रही विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका वासियों की जनता की समस्या सुनने और त्वरित निदान के लिए कटिबद्ध है। पदभार ग्रहण के बाद पालिका प्रशासन के कार्मिकों से औपचारिक मुलाकात करके विभिन्न जानकारियां ली। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। अधिशासी अधिकारी के तौर पर आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पर क्या रहेंगे आपके? मैंने अधिशासी अधिकारी के तौर पर 30 अक्टूबर को यहाँ ज्वाइन किया है। बड़ा सुंदर शहर है, विश्वविख्यात शहर है। मेरी जो कार्य योजना है उसके अंदर सफाई व्यवस्था मेन मुद्दा रहेगा। इसके अलावा लाइट हो गए, स्ट्रीट लाइट है, जो आम लोगों के रोज़मर्रा के कार्य हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र टाइम से हो, जो भी एप्लीकेशन या लगे वो टाइम से उनका कंप्लाइंस हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा कुछ रोड्स बारिश के कारण ख़राब हो गए हैं, उनको भी हम जेईएन साहब से, हमारी टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं, दिखवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी शहर के विकास के लिए बोर्ड के साथ चर्चा कर आप लोगों के साथ, पार्षदों के साथ चर्चा कर शहर के विकास में अपना पूर्ण योगदान मेरी तरफ से रहेगा। थैंक यू मैम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को इस महीने गेहूं लेने से पहले अपने सभी परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड और गैस कनेक्शन नंबर की डिटेल देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें गेहूं मिल सकेगा। राज्य सरकार ने यह आदेश 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना को शुरू करने के लिए जारी किए हैं। राज्य सरकार की रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत सरकार ने सितंबर से एनएफएसए परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की, लेकिन इसका फायदा अब तक 68 लाख एनएफएसए परिवारों को नहीं मिला, क्योंकि तेल कंपनियों की ओर से राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति को देखते हुए अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके एनएफएसए परिवारों को राशन डीलर से यहां सभी सदस्यों के आधार और परिवार के एलपीजी कनेक्शन की जानकारी देकर उसे पॉश मशीन में सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग का ये काम कल यानी कि 5 नवंबर से शुरू होगा। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के रासला क्षेत्र के अचला गांव में स्थित जीएलआर टंकी व पशु कुंड में पिछले 4-5 महीनों से पेयजल संकट की स्थिति के कारण ग्रामीण और मवेशी का हाल बेहाल हो रहा है। यहां निर्मित जीएलआर व पशु कुंड पिछले 4-5 महीने से सूखे पड़े हैं। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता सुमेर देवासी, मसिगाराम, सिमर्थाराम सहित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्थित जीएलआर में 4-5 महीने से जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अनियंत्रित अपर्याप्त जलापूर्ति व्यवस्था के कारण यमवेशी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और काल का ग्रास हो रहे हैं। साथ ही ग्रामीण अपने स्तर पर पशु कुंड में पानी डलवाने को मजबूर हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। जैसलमेर से भादर सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को टोंक जिले के दूनी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर को जिताने के लिए पुरजोर अपील की। दिया कुमारी ने दूनी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया।
डेप्यूटी सीएम ने कहा कि देवली उनियारा के विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुर्जर चुनाव हारने के बावजूद भी लगातार जनता की सेवा करते रहे हैं और अब मौका है कि उन्हें फिर से विधायक बनाकर जनता जयपुर भेजे। टोंक से ब्यूरो रिपोर्ट। सातों सीटों पर कमल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। देखिए मैडम, बिजली, पानी और सड़क तीनों के मंत्री है। आज फिर भी समस्याएं यहाँ लगातार 10 महीनों में पूरे इलाके के अंदर सड़कों से लोग कैसे देखिए, इस बार देखिए मानसून बहुत ज्यादा रहा तो सड़कें जो रिपेयरिंग का काम है वो अब शुरू हुआ है और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। दूसरी बात, जो सड़कें जिस क्वालिटी से बनी थी आज से पहली सरकार की कांग्रेस सरकार की उस समय सड़कें इतनी बहुत ही बुरी क्वालिटी की बहुत बढ़िया क्वालिटी थी, इसलिए वो इतनी जल्दी टूट गई है कि हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। हमारी सरकार बनी उस समय भी थी, अब रिपेयरिंग शुरू हुई है 3-4 महीने से और अभी रिपेयरिंग होगी। और मैं आपको इतना बता दूँ जितना जल्दी हो सके सड़कें आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। क्वालिटी पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्वालिटी अच्छी हो और जो भी ये मटीरियल यूज होता है वो। इस सीट पर हनुमान गिलवाया और जो जाट पार्टी है उन्होंने भी निर्दलीय का समर्थन किया, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग क्या है ये भी देखना है कि जिस तरह से बहुत सारे बड़े काम, बड़ी योजनाएं के बारे में कांग्रेस से करती थी। जवाहरलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संशोधन करवा दिया, उनका काम भी शुरू करा। तो ये जनता तो देखती है और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी किया और अब भी जनता जाने की बहुत अच्छी है। बिल्कुल ही ऐसे भ्रष्टाचार बहुत ही सिंपल इंसान, जनता के बीच में रहने वाले इंसान, ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी जनता तीनों गारंटी दी है, डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा मिलने जा रहा है? पूरा फायदा मिलेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम करेंगे। पूरी अच्छा राजस्थान में काम करेंगे। हमको अभी 10 महीने पहले बहुत अच्छा पूरा प्रयास करना चाहिए। बिजली की समस्या है, बिजली पे भी पूरा फोकस है कि बिजली की समस्या कांग्रेस के समय बहुत ज़्यादा था, काफ़ी हद तक कम हुई है। यहाँ के प्रभारी भी हमारे ऊर्जा मंत्री जी थे, उन्होंने भी पूरा ध्यान दिया है कि नहीं ऐसी समस्या आती है तुरंत समाधान किया जाता है। पानी की भी समस्या है, वो भी आप देखिए साहब भी इसी जिले से मंत्री है वो भी पूरा। राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत जोधपुर में राइजिंग राजस्थान जोधपुर जिले और जोधपुर ग्रामीण का इन्वेस्टर मीट होटल इंडाना में आयोजित किया गया। जयपुर में राज्य स्तरीय इन्वेस्टर मीट 9 और 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आज मुख्यमंत्री राजस्थान के समृद्धि विकास के लिए हमारा राजस्थान प्रदेश विकसित प्रदेश में दिसंबर में जयपुर में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेला होने वाला है उसके लिए जोधपुर जिले में 17,500 करोड़ की, जिसमें करीब 56,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकेगा। राजस्थान के विकास में जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए और राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और विशेष रूप से सीएम सपने को साकार करने के लिए जिन्होंने एमओयू साइन किए हैं। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का राजस्थान के समग्र विकास के लिए हमारा राजस्थान प्रदेश विकसित और समृद्ध बने, इसीलिए राइजिंग राजस्थान के नाम से 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मेला होने वाला है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मीट होने वाली है, उसके लिए जोधपुर जिले में आज ये कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में करीब 300 एमओयू साइन हुए, 17,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए, जिसमें करीब 56,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और मौके पर करीब सभी एमओयू साइन हुए, जिसका धरातल पर लाने के लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के विकास में
जीडीपी बढ़ाने के लिए, रोजगार देने के लिए और राजस्थान प्रदेश को समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और विशेष रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए आज उद्यमी भाइयों ने भी पूरी आत्मीयता से समर्थन दिया है। इसीलिए उद्यमी भाइयों का जिन्होंने अपना MOU आज साइन किया है, उनको, जिला प्रशासन को, JDA प्रशासन को और अन्य संबंधित सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम लालसरी निवासी श्री किशन पावड़िया पुत्र देवाराम की दयालपुरा गांव में विद्युत कार्य करते समय करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। लोगों ने ठेके पर कार्यरत बिजली कर्मी की तुरंत डीडवाना शहर के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के परिजन ग्रामीण बांगड़ अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। वहीं धरने की सूचना पर मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही साथ मृतक के आश्रित को संविदा पर नौकरी देने की मांग परिजन कर रहे हैं एवं विभिन्न मांगों को लेकर सभी धरने पर बैठे हैं। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्या के मामले में परिवार और समाज के लोगों ने सरदारपुर के व्यापारियों के सहयोग से सांकेतिक बंद जरूर किया, लेकिन पूरा जन समर्थन नहीं मिलने से परिवार में कहीं न कहीं निराशा भी नजर आई। करीब 2 घंटे तक सरदारपुरा बाजार पूरी तरह से बंद रहा। परिवार के साथ साथ समाज के लोगों ने गोल बिल्डिंग के पास धरना दिया और CBI जांच की मांग को फिर दोहराया गया। परिवार के लोगों का कहना था कि सरकार अब इस पूरे मामले में कदम उठाए। उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि जो पुलिस पिछले 5 दिनों से मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को अभी तक पकड़ नहीं पाई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस मामले की जांच CBI को दे देनी चाहिए। परिवार और समाज के डरने को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी सरदारपुरा में तैनात किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। कहना है मेरी हत्यारे को गिरफ्तार करो, हमें न्याय दो और CBI जांच करो। अब क्या आगे आपके आंदोलन की सभी भाई साथ है हमारे, जाट समाज, धर्म, 36 कौम, सर्व जाति हमारे साथ है। वो जो निर्णय लेगी वही हमारा निर्णय है। हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, सभी मुजरिम गिरफ्तार चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। पाताल तक जाओ, पूरी इसकी तह तक जाओ, पूरा निचोड़ खुला करो, सबको क्लियर बताओ, हमें इंसाफ न्याय दिलाओ और CBI जांच होगी जब ये होगा, क्यों इसमें मुझे खतरा है। इंसाफ चाहिए। एक बेटे का अपनी माँ से 9 महीने ज़्यादा रिश्ता रहता है, बट मेरी माँ की शव अभी तक एम्स के अंदर है, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई लोग नहीं आ रहे हैं, कोई हमें इतना समर्थन नहीं मिल रहा है जोधपुर की जनता से, ना जोधपुर के पॉलिटिशियन से, किसी से भी जो हमारे पास में आते हैं। हम हर चीज़ में मेरी माँ आगे थी, बट कुछ मदद नहीं हो रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। CBI जांच की मांग हम कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हो रही है। मैंने जाट समाज पे छोड़ रखा है, सर्व समाज पे छोड़ रखा है, संतों का हमें सपोर्ट है, मैंने सब पे छोड़ दिया है। वो जो निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि है, बट 24 घंटे का टाइम है, नहीं तो हम मेरी माँ के पोस्टमार्टम करवा देंगे और मैं ज़िंदगी भर तक सिर्फ जल पे अपना जीवन व्यतीत करूँगा, खाना छोड़ दूंगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मामले में CBI की जो जांच जरूरी है, क्या कारण है? 5 दिन हो गए हैं, पुलिस ने हमसे कोई वार्ता नहीं की है, हमसे कुछ नहीं बताया हमें। उसका गुलामुद्दीन की गाड़ी न्यूज़ से पता लगी है कि अब जाके पता मिली है उसकी गाड़ी, उसकी वीडियो फुटेज अब आई है, पुलिस ने हमें नहीं बताया। तो पुलिस किस दिशा में जांच कर रही है? पुलिस कह रही है कि हमने टीमें बाहर भेज रखी है, सब कर रखी है, उसकी गाड़ी तक पुलिस बरामद अब कर पाई है 5 दिन बाद में। तो मैं इस पुलिस से, इस जोधपुर की पुलिस से कैसे उम्मीद करूँ इतनी? हमने कल कहा था कि जो मुख्य अभियुक्त है उसकी भी हत्या हो गई, क्यों ऐसा लगा? देखिए, ये मैं पूरी प्रेस का, पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को मीडिया ने बहुत शानदार तरीके से जनता के बीच में रखा है। हम आभारी हैं, मनमोहन जी, राहुल जी, हम सब लोग इसके आभारी हैं मीडिया के, क्योंकि आज दिन तक जो मनमोहन जी हैं, इनके बेटे राहुल हैं, पुलिस ने उनसे बात नहीं की है, उनको प्रगति से अवगत नहीं कराया है कि किस दिशा में उनकी जांच चल रही है।
और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो सुनीता सेन का जो वायरल हुआ है वॉइस मेल जो है उसमें कुछ शंकाएं जो है बढ़ गई है और उसमें ये बात सामने आई है कि उस केस को दबाया जा सकता है और उसके अंदर जो आईपीसी की धारा 302 तो सीधा मर्डर की बात होती है और 120 बी के अंदर जो षड्यंत्र करता है उनको भी सज़ा का प्रावधान उतना का उतना ही है। तो 120 बी के जो मुलजिम है इस मामले में वो इस केस को दबाने की पूरी ताकत से कोशिश में लग चुके हैं, क्योंकि उसके पहले तो हमको पता भी नहीं था, वो वॉइस मेल नहीं आया जब तक पता नहीं था, अब वो पूरा पता लग चुका है। तो इसलिए हम चाहते हैं, इनका परिवार चाहता है कि सीबीआई से जांच राज्य सरकार हस्तक्षेप करे। अभी तक राज्य सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। परिवार का कहना है कि 24 घंटे में अगर नहीं आते फिर वो पोस्टमार्टम करवा लेंगे। अजमेर रेंज के परिवादियों को राहत देने के लिए ई सुनवाई व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, जिसमें 7 जिलों के परिवादी अपनी शिकायत रेंज स्तर पर जारी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकेंगे, जिसमें रेंज ऑफिस के अधिकारी परिवादी से उसके इच्छित स्थान पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जोड़कर उसकी समस्या का निस्तारण कर पाएंगे। महीने में 2 दिन ई सुनवाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सोमवार को अजमेर रेंज के डीआईजी ओम प्रकाश और एडिशनल एसपी विजय सांखला के द्वारा नंबर जारी किया गया। डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि उनके कार्यालय पर रेंज के सभी परिवादी दूर दराज क्षेत्र से आते हैं, जिनमें कई लोग आने में सक्षम नहीं होते। इसको ध्यान में रखते हुए रेंज के सभी परिवादियों के लिए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से महीने के प्रथम और अंतिम शुक्रवार को ई सुनवाई की शुरुआत की गई है। ये सुनवाई के लिए रेंज कार्यालय से व्हाट्सएप नंबर 8764853020 नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर रेंज के जो भी परिवादी वो अपनी शिकायत भेज सकेंगे। इसके बाद रेंज कार्यालय का अधिकारी उस परिवादी से उसके इच्छित स्थान और समय को देखते हुए वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने बॉर्डर क्षेत्र की ग्राम पंचायत लखा हाकम में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समस्त व्यवस्थाएं उचित पाई गई। वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी ने डॉक्टर एवं पूरे स्टाफ को परिसर की 4 दीवारी के अंदर साफ सफाई के निर्देश देते हुए परिसर के अंदर खाली पड़ी जगह में बागवानी लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे मरीजों से बातचीत की गई। निरीक्षण के दौरान लखा के सरपंच प्रतिनिधि राधे श्याम मारवाल भी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। नशीले और मादक पदार्थों के खिलाफ हनुमानगढ़ जिला पुलिस की 0 टॉलरेंस नीति अनवरत जारी है। जिला अधीक्षक अशरद अली की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थों, नशा तस्करी, जुआ, सट्टा और क्रिकेट बुक्की व अवैध धंधों की रोकथाम के लिए 0 टॉलरेंस अभियान कि अपने अपने क्षेत्राधिकारी में सख्ती से पालना करवाए जाने के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और इसी क्रम में नौहर पुलिस ने बाइक सवार के कब्जे से चिट्टा बरामद। नौहर थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक के कब्जे से 11 ग्राम चिट्टा बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। जानकारी के अनुसार नौहर पुलिस थाने के कार्यवाहक प्रभारी एसआई वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम ने बाइक सवार मुगले आजम पुत्र आमीन खान को 11 ग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया। बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनुसंधान फिलहाल जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।